कल कहाँ तक हम लिखाए थे? कल लिखाए थे, इसका अर्थ लिखा दिए थे कि महासागरों के नीचे पाई जाने वाली भूमि को ही बोलते हैं महासागरीय अधस्थल, क्योंकि महासागर तो मतलब महासागर ही होता है, अधस्थल मतलब होता है के नीचे, और महासागर के नीचे जो भूमि पाई जाती है वो होती कैसे है? उच्चावच, उबड़ खाबड़। मतलब यहाँ कहा क्या कि महासागरीय अधस्थल का प्रमुख भाग समुद्र के तल के नीचे 3 से लेकर 6 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। तो ये हो गया यहाँ का एक पहला। कल तो इसका अर्थ लिखा दिए थे, अर्थ मैंने इसका कल लिखा दिया था, अर्थ एक बार फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि वहाँ से मिल जाए। क्या अर्थ लिखाए थे कि महासागरों के जल के नीचे की भूमि, महासागरों के जल के नीचे की भूमि कहलाएगी हम लोग का महासागरीय अधस्थल। अब इसमें और कौन कौन सा बात है, यहाँ से आप लोग कंटिन्यू करते चलिएगा कि महासागरीय अधस्थल, महासागरीय अधस्थल कंटिन्यू करते जाइए, फटाफट डिलीट हो जाएगा नहीं तो। अब इस लिखने के बाद समझाएंगे हम। महासागरीय अधस्थल का प्रमुख भाग समुद्र तल के नीचे, समुद्र तल के नीचे 3 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। से लेकर 3 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। महासागरीय अधस्थल में होते क्या क्या चीज़ें हैं? तो कहते हैं कि महासागरों की तली में होते हैं विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं, और क्या होती हैं? सबसे गहरे गर्त, सबसे गहरे गर्त होते हैं, और बड़े बड़े मैदान होने के कारण ये उबड़ खाबड़ होते हैं, और सबसे बड़े मैदान होने के कारण ये और ज़्यादा उबड़ खाबड़ यानी उच्चावच होते हैं। लिख लीजिए इसको जल्दी जल्दी। हो गया? थोड़ा जल्दी कीजिएगा कृपया करके, हो जाएगा ना? देखिए इसमें लिखा है, जल्दी जल्दी कीजिएगा, कि महासागरीय अधस्थल का उच्चावच में हम बता दें कि यहाँ पर एक शब्द है जिसका नाम महासागर
ये जो महासागर शब्द लिखा हुआ है, तो महासागर कहाँ पाए जाते हैं और कैसे होते हैं? तो महासागर पृथ्वी की बाहरी परत पर स्थित बृहत गर्त है। और गर्त मैंने कल संख्याएं थे, गर्त मतलब होता है गड्ढे। तो बड़े बड़े, बृहत मैंने बड़े बड़े गड्ढे जो पृथ्वी के परतों के माने बाह्य में स्थित होते हैं, वो है महासागर। और इनमें बोलते हैं कि महासागरों में हम लोगों ने, भूगोलविदों ने हम लोग के किताब पर यानी आपके इस चैप्टर में 4 महासागरों की चर्चा की है, जिनमें से पहला है प्रशांत, दूसरा है अटलांटिक, तीसरा है हिंद और चौथा है आर्कटिक। ये 4 महासागरों का वर्णन करते हुए लिखा है यहाँ पर कि महासागरीय अधस्थल का जो प्रमुख भाग होते हैं वो होते हैं समुद्र तल। महासागरीय अधस्थल का मतलब नीचे का जो भाग होते हैं उसको बोलते हैं तल यानी समुद्र तल। और समुद्र तल के नीचे जो महासागरीय अधस्थल है उच्चावच है, वो 3 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर के बीच में पाए जाते हैं। महासागरीय तली में और क्या होते हैं? तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं यानी बड़े बड़ी माउंटेन रेंज होते हैं, सबसे बड़े गहरे गर्त होते हैं और सबसे बड़े मैदान तक भी यहाँ पर पाए जाने के प्रमाण मिले हैं, जिसके कारण ये और ज़्यादा उबड़ खाबड़ होते हैं। तो ये महासागर के तली में यानी उच्चावच होने का यही कारण है, 3 कारण है। उच्चावच क्यों होते हैं? तो यहाँ पर पाए जाते हैं पर्वत श्रृंखलाएँ, गहरे गर्त और बड़े बड़े मैदान। इन्हीं कारण महासागरीय अधस्थल क्या होते हैं? उच्चावच होते हैं यानी उबड़ खाबड़ होते हैं। तो महासागरों के तली देखें आप, अरे महासागर की तली देखें कि तली, सागर की तली टीवी पर देखे हो ना, अरे डिस्कवरी चैनल एक आते हैं उसमें दिखाते नहीं है महासागर, नहीं दिखाते हैं? है विजय जी? तुमको गाना से फुर्सत मिलेगा तब ना तुम मूवी डिस्कवरी देखेगा, है कि नहीं बताओ? वो देखता है कौन सा नया गाना आया है अभी मार्केट में, हाँ तो वो ट्रेंडिंग बना देता है। तो इसीलिए तो वही बात है, तुम जो नहीं देखें आज ही अपने घर के टीवी ऑन कराइए, और जिसके घर में टीवी और डिस्कवरी नहीं है तो आज ही खरीद लीजिए, डिस्काउंट ऑफर है। हाँ डिस्काउंट ऑफर है, खरीद लीजिए आज और देखिएगा डिस्कवरी चैनल, उसमें ये वाला दिखाएगा जमीन के नीचे कितना कुछ पाए जाते हैं। मैंने बताया था कि सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य भगवान लिखाए थे, बताए थे। और महासागरों में जो होते हैं, महासागर के नीचे जितने भी जलीय जीव हैं, जलीय पेड़ पौधे हैं, वो भी सूर्य से ही जो है अपना खाना चलाते हैं। महासागर के नीचे जल में हम बताए थे, इसमें छोटे जीव से लेकर बड़े बड़े जीव भी होते हैं, और अक्सर बड़े जीव छोटे जीव को खा लेते हैं। उनमें से बहुत प्रकार की मछलियाँ, ऐसे बहुत प्रकार के जीव जिनको कभी आप देखे भी नहीं होंगे। शैवाल, जिसमें नील हरित शैवाल पढ़े हो कि नहीं? शैवाल काई नहीं पढ़े? पढ़ लीजिएगा आगे चल के, सब 10 में था। तो ये हो गया महासागरीय अधस्थल का उच्चावच। इसमें चलते हैं आगे में कि महासागर का जो अधस्थल का विभाजन कैसे होते हैं, कितने प्रकार से इसका विभाजन किया जाता है। महासागर के अधस्थल यानी जमीन का विभाजन कितने प्रकार से किया जाता है। मैं इसको डिलीट कर दूं, कुछ हो ना हो एक चीज़, लेकिन हुआ इस सुधार। क्या बताओ? हैंड राइटिंग हमारा सुधर गया। लेकिन भैया देखिए हम इस बात के बड़ा खुश है, देखो एकदम साफ साफ। क्यों पता चला? हमें एक बार को पूछते नहीं हो हैं और सीधा हाँ, मतलब इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हम ना, हम जानते सब थे लेकिन हम करना नहीं चाहते थे। काहे कि यहाँ रुक के लिख रहे हैं, उसमें स्पीड लिखा रहे थे मुझे। और अभी यदि ऐसे चीज़ देंगे ना उस तरह, तुम लोग इतना बार आए करोगे ना तो आधा वीडियो 10-20 मिनट तो ऐसे ही चल जाएगा उसमें आए वाला में। इसलिए उसमें आप बढ़िया से हम ही सुधर जाएं, हैं दुनिया बाद में सुधार लेंगे। महासागरीय अधस्थल का विभाजन, ऊपर में डाले फटाफट। महासागरीय अधस्थल का विभाजन, महासागरीय अधस्थल का विभाजन में देखिए कि महासागरीय अधस्थल को 4 प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो क्या आएंगे यहाँ पर कि महासागरीय अधस्थल को 4 प्रमुख भागों में
क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकृत माने वर्गीकृत किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनमें से जो पहला है वो है महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय शेल्फ। दूसरा जो है वो है महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय ढाल। तीसरा जो आपके मिलेंगे वो होंगे गहरे समुद्री मैदान, गहरे समुद्री मैदान। और चौथा नंबर जो आएंगे वो आएंगे महासागरीय गंभीर। अब चलते हैं आगे में, इसके ऊपर लिख लीजिए आप लोग। हो गई? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि महासागरीय का अधस्तल किसे कहते हैं। मैंने इसको इसके पहले में पढ़ा था। अब महासागरीय अधस्तल यानी जमीन को का विभाजन कितने प्रकार से किया जा सकता है, उनके जो उच्चावच जो जमीन है, उबड़ खाबड़ जो जमीन है, उसको कितने प्रकार से विभाजन किया जा सकता है। तो ये लिखा है कि महासागरीय अधस्तल को 4 प्रमुख भागों में क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, उसको वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला है महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, गहरे समुद्री मैदान और महासागरीय गंभीर है लिखा हुआ किताब में। तो ये 4 भागों में इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। आगे लिखते हैं कि इस विभाजन, ये जो 4 विभाजन है, तो इस विभाजन के अतिरिक्त महासागरीय महाद्वीप शेल्फों पर अवसादों की मोटाई भी अलग अलग होती हैं और ये अवसाद भूमि से हिमनदियों, नदियों तथा पवनों द्वारा लाए जाते हैं और तरंगों तथा धाराओं द्वारा वितरित भी किए जाते हैं। महाद्वीपीय शेल्फ पर दीर्घकाल तक प्राप्त स्थूल तलछटी अवसाद जीवाश्म ईंधन के स्रोत होते हैं। और हम जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन एक शब्द नया यहाँ पर आए हैं, जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन हमको पता है, यहाँ दिखेगा ना आप लोग को जीवाश्म ईंधन। तो मैंने इसको पहले भी इसको कई बार हम चर्चा में किए थे। जीवाश्म ईंधन को सबसे पहले इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थोड़ा बताइए हमें कोई। जीवाश्म ईंधन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? लिखा है, बहुत बार लिखा है, इंग्लिश जानना बड़ा जरूरी है। इसको बोलते हैं FF। क्या बोलते हैं? अरे बोलो FF। हाँ, फूफा बोलते, फूफा बोलते इसको। क्या बोलते हैं? फूफा। अरे फॉसिल फ्यूल बोलते जीवाश्म ईंधन। और जीवाश्म ईंधन कैसे बनते हैं आपको पता है ना? जीवाश्म ईंधन क्या क्या, पहले एग्जाम्पल बताओ जीवाश्म ईंधन का। सबसे पहले कोयला आएंगे, कोल, पेट्रोल आएंगे ना। इतना काफी नहीं है क्या? और भी है, लिख सकते हो। कोयला, पेट्रोल, ये हम लोग का मुख्य जीवाश्म ईंधन है जिससे हम लोग रोज चिर परिचित हैं। और जीवाश्म ईंधन को बनने में 1-2 महीना का समय नहीं लगता है, इनको बनने में सालों 100 साल, 200, 300, हजारों सालों का समय लगता है। और ये अंततः कार्बन का ही जो है एक रूप है, अपरूप की तरह से ये बनते हैं। आपको पता है कोयला और पेट्रोल, इसलिए ये है नवीकरणीय, मतलब है नवीकरणीय जैसा, लेकिन फिर भी इसको रखते हैं अनवीकरणीय में। कल मैंने इसको बताया था, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय बोलते हैं जो तुरंत बन जाए, अनवीकरणीय जिसको बनने में वक्त लग जाए या ना बने। देखिए कोयला बनता तो है लेकिन तुरंत नहीं बनता, बहुत वक्त लग जाता है, इसलिए इसको नवीकरण होते हुए भी इसको अनवीकरण में रखा गया। इस बात को याद रखिए। तो जीवाश्म ईंधन समुद्रों के नीचे जो जीव पाए जाते हैं वो क्या होता है, समुद्र नीचे ही मर जाते हैं। और भी आप देखे होंगे, कोई जहाज गए समुद्र में, कोई जहाज तैर रहे हैं विथ पैसेंजर, वो जहाज क्या होते हैं, कभी कभी जहाज भी डूब जाते हैं पैसेंजर को लेके। और उस जहाज में छोटा मोटा जहाज नहीं जाते हैं, जब भी जाते हैं बड़ा जहाज 100, 150, 500, 300 का आदमी को लेके चलते हैं। जब वो जहाज बीच समुद्र में डूब जाते हैं तो वहाँ का आदमी कहाँ जाएंगे? सब तो वहीं ना मरेंगे आके, हैं?
उनके साथ कितने प्रकार के और भी जानवर को ले जाते होंगे या कुछ ले जाते होंगे, सब जमीन में वहाँ नीचे में बैठ गए। यही चीज़ बाद में क्या बनते हैं? पेट्रोल। आई बात समझ में? तो ऐसे करके जो है हम लोग का जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। समुद्र में जो बात आपको यहाँ पर लिखी गई है कि महाद्वीपीय शेल्फों पर दीर्घकाल तक प्राप्त तलछटी अवसाद जीवाश्म ईंधन के ही बने होते हैं। इस बात को याद रखना है। तो महाद्वीपीय शेल्फ में क्या लिखना आपको है? यहाँ पर जगह है आपके पास तो लिखिए थोड़ा सा, यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर जगह है थोड़ा सा लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, कि इतना लिखना है कि महाद्वीपीय शेल्फ, जो महाद्वीपीय शेल्फ है इसका काम देख लो कि यहाँ पर इनके जो अवसाद है जीवाश्म ईंधन के बने होते हैं। इनके अवसाद जीवाश्म ईंधन के बने होते हैं। और जीवाश्म ईंधन क्या है मैंने अभी आपको बताया। अब महाद्वीपीय ढाल देखिए, दूसरा नंबर जो दूसरा जो लिखाए थे महाद्वीपीय ढाल। महाद्वीपीय ढाल में क्या लिखा हुआ है कि महाद्वीपीय ढाल महासागरीय बेसिन और महाद्वीपीय शेल्फ को जोड़ती है। तो इसको लिख लीजिएगा कि महाद्वीपीय ढाल क्या करते हैं? महाद्वीपीय ढाल महासागरीय बेसिन प्लस में महाद्वीपीय शेल्फ, दोनों को आपस में जोड़ती है। महाद्वीपीय ढाल क्या है? तो ये महाद्वीपीय बेसिन, महाद्वीपीय बेसिन एवं महाद्वीपीय शेल्फ को आपस में जोड़ती है। इसका प्रारंभ वहाँ होता है जहाँ महाद्वीपीय शेल्फ की तली तीव्र ढाल में बदल जाती है। यानी ये पॉइंट नंबर इसका 1 शायद लिख सकते हैं, पॉइंट नंबर 2 यहाँ लिख सकते हैं कि महाद्वीपीय ढाल जो होते हैं इनका प्रारंभ वहाँ होता है जहाँ शेल्फ की तली तीव्र ढाल में बदल जाती है। यानी इसका प्रारंभ महाद्वीपीय शेल्फ की तली जब ढालों में बदल जाएंगी तब इसका प्रारंभ होता है। इसका प्रारंभ महाद्वीपीय शेल्फ की तली की ढाल से होती है। गर्मी का अनुभव हो रहा है। अब हो गया, इसको लिख लीजिएगा, समझा देंगे अभी हम। और ढाल वाले प्रदेश की प्रवणता 2 से लेकर 5 डिग्री के मध्य होती है और ढाल वाले प्रदेश की गहराई 200 मीटर से 3000 मीटर की मध्य होती है। तो इसको भी लिख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 3 में हम ऊपर इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये इसको हम डिलीट करते हैं। इसमें पॉइंट नंबर 3 आपको क्या ऐड करना है? तीसरा ऐड करना है इसकी प्रवणता और इसका गहराई। तो तीसरा पॉइंट इसका लिखिएगा कि महाद्वीपीय ढाल की प्रवणता डिग्री में है ये, तो 2 से 5 डिग्री के मध्य, 5 डिग्री के मध्य एवं इनकी गहराई होती है, वो होती है 200 मीटर से लेकर 3000 मीटर के बीच। 200 मीटर से 3000 मीटर के बीच होती है इनकी गहराई और प्रवणता। ठीक है। और चौथा पॉइंट है ढाल का किनारा क्या प्रदर्शित करता है? तो महाद्वीपीय ढाल अब समाप्त होने वाली है, मतलब वो उसको समाप्ति की व्यक्त करता है। तो ढाल का किनारा लिख लीजिएगा। ढाल का किनारा महाद्वीपों की समाप्ति को व्यक्त करता है।
चलिए इसको लिख लीजिए आप। हो गया? तो हो गया, तो यहाँ सुनिए थोड़ा एक मिनट, फिर आगे चलते हैं। महाद्वीपीय ढाल जो दूसरा वर्गीकरण है इसका महाद्वीपीय अधस्थल का, कहते हैं कि महाद्वीपीय बेसिन एवं महाद्वीपीय शेल्फ को आपस में जोड़ती हैं महाद्वीपीय ढाल, दोनों को जोड़ती हैं आपस में। इसका प्रारंभ वहाँ होता है जहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की ढाल समाप्त होती है यानी खत्म होती है। तीसरा है कि महाद्वीपीय ढाल की प्रवणता और इसकी गहराई का देखें तो प्रवणता होती है 2 से लेकर 5 डिग्री के बीच में, और इसकी गहराई जो पाई जाएगी, ढाल की गहराई 200 मीटर से लेकर 3000 मीटर के बीच में। और ढाल का अर्थ ही होता है कि महाद्वीपों की अब समाप्ति होने वाली है। तो ये 4 पॉइंट इसका है, इसको लिख लीजिएगा। आगे लिखिएगा आप गंभीर सागरीय मैदान। बाबू रे कितना है जी, है कौन है? चलो क्या कि गंभीर गंभीर आय आय ओ बाबू रे देखबे के मन खेल। यहाँ गहरे गंभीर लिखा है, गंभीर लिखो, गंभीर लिखो। आपको गर्मी लग रहा बहुत, बड़ा आवाज़ करेगा, सरसराहट की आवाज़ आएगी। गर्मी में पढ़ने का मजा ही कुछ और है। कौन है? ये बड़ा आदमी बाबू एसी में बैठ के पढ़ता है। हम लोग तो खिड़की को ही ऐसी मान लेते हैं अपना, चाहे गर्मी आए चाहे ठंडा हवा आए। ये बाबू ये तो बड़ा आदमी है ना जी, क्या बोलिएगा। चलिए देखिए इसको लिखिएगा गंभीर सागरीय मैदान में कि गंभीर सागरीय मैदान महासागरीय बेसिन के मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखिएगा कि गंभीर सागरीय मैदान होली पे कितनी छुट्टी लोगे रे? एक दिन कल रहेगा छुट्टी, कल नहीं रहेगा। तो इतना बड़ा पर्व है जी होली का। नहीं, कल एक दिन छुट्टी रहेगा और रविवार और एक दिन छुट्टी रहेगा। क्या बोलते हैं 9 तारीख को, काहे? अरे रंग उतारना है। अरे बात समझो रे, नहीं बात समझिए थोड़ा सा। अरे परसों रंग छुटाना है जी। ठंडा का छुट्टी दिया था ना, गर्मी का भी छुट्टी दी। अच्छा कल एक छुट्टी जाओ तो भी लोग खुश रहो। घर जाइएगा, मैसेज कर दीजिएगा। कहाँ? मोबाइल में तो बोलना होता है रात में भैया 8-9 बजे। हमारा मोबाइल रहता है तो लोग इतना पूछते नहीं हैं हम डायरेक्ट कुछ नहीं बोलते ना जी। बड़ा मोबाइल का दाम है, बोलता है दुकान में 8,000 टका। 8,000 कौन मोबाइल दे देगा? अब इसे समझाएंगे, पहले लिखिए, बराबर लिखिए, थोड़ा बंद रखिए और लिखिए यहाँ पर दाएं दाएं। कोई गीत गाओ रे होली का, तब तो जानेंगे हाँ होली आया हुआ है।
उठाओ ना, फिर हम यहाँ गाते हैं। कौन उठाओ एक बात। बीजे को फालतू सब आता है, वो सब ना गाओ। ओ बाबू रे, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? कल छुट्टी होगा, बढ़िया खुशी मना रहे हो। होली है तो शाम को पकौड़ी खाते रहे हो। कभी कभी थामा है तो बोलेगा ना, बोले देगा। बोलो। ये मैदान सूक्ष्म कणों वाले अवसादों, लिखिए अवसाद जैसे हो गया मृत मिट्टी या गाद से ढके होते हैं। अवसादों जैसे मिट्टी एवं गाद से ढके होते हैं। पता करो रामगढ़ में होली कब है? रामगढ़ में होली कब है? सरदार पूछ रहा है आपसे, रामगढ़ में होली कब है? पूछो। जय वीरू गाने बोलो, होली में खेलेंगे जय वीरू के साथ होली। बहुत गर्मी लग रहा है, मजाक नहीं, भगवान कसम। जला देखो एक बार, चलो चलो चलो। एक चलना, वो चला फायदा नहीं, सही चला ना, खाली सोलो भी हवा लेगा बुखार से। तब चलो सुनिए, अब सुनिए। तो कितना अच्छा लग रहा है, लगता है एकदम ना हम लोग कोनो सीन में आए हुए नहीं। अब आ रहा है मजा, आप वीडियो में आएगा मजा। सुन लो, गंभीर सागरी मैदान में क्या कहते हैं कि गंभीर सागरी मैदान महासागर बेसिन के मंद ढाल वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये संसार के सर्वाधिक चिकने तथा सपाट वाले क्षेत्र होते हैं। चिकने का मतलब होता है फिसलन टाइप के, और सपाट मतलब होता है समतल। इनकी जो गहराई होगी वो 3000 से लेकर 6000 मीटर के बीच में पाई जाएगी। और ये मैदान जो होते हैं सूक्ष्म कणों वाले अवसादों से बने होते हैं। और सूक्ष्म कणों वाले अवसाद जो होते हैं, अवसाद होता है अंतिम वेस्टेज, जिसको बोलते हैं मिट्टी एवं गाद से इस प्रकार के मैदान यानी गंभीर सागरीय मैदान बने होते हैं। गंभीर सागरीय मैदान किसके बने होते हैं? तो अवसाद से बने होते हैं। अवसाद का नाम हो गया मिट्टी एवं गाद। मिट्टी को ही आपको मिलेगा मृतिका बोल के, मृतिका। तो कन्फ्यूज नहीं होगा कि मृतिका क्या है। तो मृतिका मतलब ही मिट्टी होती है। तो मिट्टी और गाद से बने होते हैं। इसकी गहराई याद रखना 3000 से लेकर 6000 मीटर के बीच में होंगी। ये मैदान कैसे होंगे? तो ये मैदान चिकने होंगे और सपाट समतल होंगे। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। और चौथा पॉइंट यहाँ जो होते हैं ये मंद ढाल वाले होते हैं, यानी ज़्यादा ढाल वाले ये नहीं होते हैं, क्योंकि अधिकतर जगह पर कैसे दिखाई पड़ते हैं? ये सपाट दिखाई पड़ते हैं। इसलिए इसका ये ढाल इसका बहुत ही स्लो होता है, कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है। इस बात को यहाँ पर लिखिएगा और याद कर लीजिएगा। अब महासागरी गर्त चलते हैं। गर्त, गर्त में क्या होता है? गर्त होता है गड्ढा। सबको पता है गर्त मतलब गड्ढा। तो ये महासागरी गर्त क्या है इसको भी देख लीजिएगा। थोड़ा तरह के इधर पर ध्यान दो। गर्त, महासागरी गर्त क्या है सुनिएगा, पहले सुन लीजिएगा कि यह महासागर के सबसे गहन क्षेत्र होते हैं। महासागरी गर्त में होता है गड्ढा, और महासागर में गड्ढे कोई 1 मीटर 100 मीटर 10 मीटर का नहीं होता है, किलोमीटरों में गड्ढे होते हैं। तो कहते हैं कि महासागरी गर्त में जो पहला बातें हैं ये लिखा हुआ है कि ये महासागरों में
ये महासागरों में जो नाम देख रहे हो, ये महासागरों में सबसे गहन क्षेत्र होते हैं, यानी जगह होते हैं, एरिया होते हैं। और ये गर्त जो होते हैं अपेक्षाकृत खड़े किनारों वाले संकीर्ण बेसिन होते हैं और अपने इर्द गिर्द महासागरीय तली की अपेक्षा ये 3 से लेकर 5 किलोमीटर की गहराई में भी पाए जाते हैं। साथ बोलते हैं कि यहाँ पर इस गहरे क्षेत्रों में सक्रिय ज्वालामुखी और प्रबल भूकंप आने की संभावनाएं यहाँ बनी रहती है। तो यहाँ पर इसको लिखा देंगे अभी हम कि इस प्रकार के गर्त में जो 3 से लेकर 5 किलोमीटर की गहराई वाले गर्त होते हैं, इस गर्तों में क्या बोलते उसको, भूकंप की संभावना और साथ में जो है इसमें ज्वालामुखी की संभावना बनी रहती है। यही कारण है कि ये प्लेटें के संचलन के अध्ययन के लिए बेहद अहम है। अभी तक तकरीबन बोलते हैं कि अभी तक करीब 57 गर्तों की 57 यानी 57 गर्तों की खोज की गई है, जिनमें से कितना सागर था हम बताए थे ना, एक पैसिफिक ओशियन लिखा था ना, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, एक अटलांटिक और हिंद, एक आर्कटिक भी है। तो कहते हैं कि टोटल है 57 में से अकेले 32 गर्त जो है, हाँ ये पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर मिले हैं, और 19 जो है इसमें मिले हैं और 6 इसमें मिले हैं। 9 से 15 तो 7 हो गया, ठीक है। इतने कुल गर्त इतना है, जिनमें से डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर इतना दिखा गया, इसमें दिखाई नहीं गया है। तो इसको याद रख लीजिएगा कि गर्त में कितने गर्त, गर्तों में क्या होते हैं, महासागर में गर्त को क्या कहा जाता है, ये सारी बातों को याद रखना है। तो इसको आप लिखते चलिएगा, आप लोग, हम लिखा रहे हैं और फिर एक बार बता देंगे इसको। पहला पॉइंट लिखिएगा कि ये महासागरों के सबसे गहन क्षेत्र होते हैं। ये महासागरों के सबसे गहन क्षेत्र होते हैं। पहला बात। दूसरा, महासागरीय गर्त जो होते हैं 3 से लेकर 5 किलोमीटर तक गहरे होते हैं। ये 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक गहरे होते हैं। तीसरी बात जो लिखिएगा वो लिखिएगा कि इन गर्तों में ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी और प्रबल भूकंप, या इसको इससे लिख सकते हैं कि ये महाद्वीपीय ढाल, या लिख लो इसमें कि इन गर्तों में सक्रिय ज्वालामुखी एवं प्रबल भूकंप क्षेत्र होते हैं। और साथ में अभी तक तकरीबन 57 गर्त की खोज की जा चुकी है, जिनमें से प्रशांत महासागर में 32 गर्त, अटलांटिक में 19 एवं हिंद महासागर में 6 खोज हो चुकी है। इसको आप लिख लो। अगर
हो गई? माथा में थोड़ा पेन है मेरा, डॉक्टर साहब इलाज बताओ। ठीक है बोला। देखिए यहाँ क्या कहा है, महासागरीय गर्त में, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि महासागरीय गर्त, देखिए महासागरीय गर्त और महासागरीय तली दोनों अलग अलग होते हैं, एक नहीं होते। महासागरीय गर्त और महासागरीय तली दोनों अलग अलग होते हैं। तल बोलते हैं, हम जानते हैं तल, जहाँ पर हाँ सतह, और गर्त मतलब होता है गड्ढे। याद आ रहा बात को? तल में गर्त हो सकते हैं, तल में, तली में गर्त हो सकते हैं, लेकिन सभी तलों में गर्त नहीं हो सकते। तो याद रखना कि महासागरीय गर्त और महासागरीय तली अलग अलग होते हैं। तो ये गर्त होते क्या हैं? तो महासागरों में पाए जाने वाले किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में सबसे गहरा क्षेत्र, गहन मतलब गहरा होता है, सबसे गहरा क्षेत्र को ही कहते हैं महासागरीय गर्त। गहरा तो कितना गहरा? तो कभी कभी ये 3 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर के एरिया तक भी गहरे हो सकते हैं समटाइम्स। इन गर्तों में होते क्या है? तो इन गर्तों में सक्रिय ज्वालामुखी और प्रबल भूकंप आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। और आप जानते हैं कि ये सब प्लेटों के टकराने से ही होते हैं, पढ़ा है आपको। अभी तक तकरीबन कितने गर्तों की खोज हो चुकी हैं? तो आपके सामने लिखा गया डिजिट 57, जिनमें से ये पैसिफिक ओशियन में अकेले 32 गर्त की खोज की जा चुकी हैं, अटलांटिक में 19 और हिंद महासागर में 6। ठीक है, इन्हीं गर्तों में इस 32 गर्त में है एक गर्त जिसका नाम है मैरियाना गर्त। लिखाए थे आपको 11,022, 11 तो नहीं 22 पढ़ाए थे ना, मीटर में है। इस प्रकार इन गर्तों की दिखाई गई। अच्छा, अटलांटिक महासागर की विशेषता की बता दो, इनकी एक विशेषताएं बताइए। हाँ, इनके विशेषताएं जो फेमस है, ये अंग्रेजी का अक्षर एस की तरह इनका रूप दिखता है। तो ये हो गया महासागरीय गर्त। अब चलते हैं थोड़ा आगे में। কত বড় তুমি আছে वो चैप्टर। चलो बता सुनिए, चलो सुनो। अब आगे सुनिए, महासागरीय जल की लवणता। इसको आज बता दें, अच्छा थोड़ा सा बताते हैं इसको, उसके बाद कल देखेंगे, आज नहीं, कल छुट्टी है। महासागरीय जल की लवणता, तो इसको हम कल बताते हैं, ठीक है? ऐसे हम पढ़ा देते हैं सिंपल, उतना